फ्लड ड्रैगन ड्रैगन से अलग था। हालांकि कई लोगों ने फ्लड ड्रैगन को फ्लड ड्रैगन कहा, वास्तव में एक मूलभूत अंतर था। सबसे पहले फ्लड ड्रैगन रक्त रेखा में सांप से विकसित हुआ। सांप 1000 वर्षों में फ्लड ड्रैगन में विकसित हुए और फिर 10,000 वर्षों में ड्रैगन में विकसित हुए। सांपों के फ्लड ड्रैगन में विकसित होने के बाद उनके पास ड्रैगन की कुछ वंशावली होगी। इसलिए बाढ़ के ड्रैगन आमतौर पर असामान्य रूप से शक्तिशाली होते थे, लेकिन वे अभी भी ड्रैगन से बहुत नीच थे। हालांकि जैसे जैसे वे खेती करते रहे, वे ड्रैगनों की तरह अधिक से अधिक होते गए, जब तक कि वे पूरी तरह से ड्रैगनों में विकसित नहीं हो गए। वह शायद स्काई फ्लड ड्रैगन संप्रदाय का एक विशेषज्ञ है, किसी ने फुसफुसाया। स्काई फ्लड ड्रैगन संप्रदाय भी एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय था। ये डिवाइन प्रीफेक्चर के पूर्वी काउंटी में प्राचीन संप्रदायों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि इस संप्रदाय ने कुछ बाढ़ ड्रैगनों को पाला था और वे बेहद भयानक थे। अधिक से अधिक मजबूत किसान पहुंचे और नीलामी घर में प्रवेश किया। कभी कभी नीलामी घर साल में केवल एक बार नीलामी आयोजित करता था, कभी कभी ये हर कुछ वर्षों में केवल एक बार बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित करता था। इसलिए हर बार जब नीलामी घर नीलामी आयोजित करता था तो ये हमेशा बड़े संप्रदायों के कई लोगों को आकर्षित करता था। इस साल एक और कारण था कि बड़े बड़े संप्रदायों के इतने लोग क्यों आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने योशेष जात के बारे में खबर सुनी थी। प्राचीन जात परिवार की युवती योशेष जात वज्रदेश के नीलामी घर में थी। प्राचीन जात परिवार किस तरह का अस्तित्व था? जात परिवार के पूर्वज ने देवताओं की अलंकरण की रचना की थी और देवताओं की उपाधि प्रदान की थी। प्राचीन देवताओं में केवल वे लोग जिन्हें कॉपर स्पैरो मंडप पर जात परिवार के पूर्वज द्वारा उपाधियां प्रदान की गई थीं, वे सच्चे देवता थे। जो लोग देवताओं के अलंकरण पर नहीं थे, वे दुष्ट देवता या झूठे देवता थे। इसलिए विभिन्न बलों के कई शक्तिशाली किसान नीलामी के अलावा योशेष जात से मिलने के लिए यहां आए थे। बेशक ये कारण बाहरी लोगों को पता नहीं था। रुद्रसेन नीलामी घर की ओर चल दिए। ड्राइव ड्राइव ड्राइव। दूर से एक चिल्लाहट आई। 10 मीटर लंबा विदेशी जानवर तेजी से दौड़ा। ये एक अतुलनीय रूप से विशाल उग्र ज्वाला शेर था। इसने सड़कों पर भगदड़ मचाते हुए एक धीमी गर्जना की जो जलता था। जलते हुए शेर के ऊपर एक युवा राजकुमार बैठा था। उसने अपने हाथ में एक लंबा चाबुक पकड़ा हुआ था। जब उसने देखा कि किसी ने जलते हुए शेर को रोक दिया तो उसने अपना चाबुक घुमाया और राहगीर पर विषैली तरीके से बरस पड़ा। बहुत अच्छा। चाबुक के साथ एक राहगीर को उड़ा दिया गया। वे राहगीर जमीन पर गिर पड़े, उनके शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गए थे और उन्होंने दर्दनाक चीखें निकाली। ये स्पष्ट रूप से किसी महान कुलीन परिवार का एक शिष्य था, अन्यथा वह इतना अहंकारी और निरंकुश क्यों होता? रुद्रसेन मुख्य सड़क पर चल रहे थे जब युवक अपने फ्लेमिंग लायन पर सवार हो गया। जब उन्होंने रुद्रसेन को अपने सामने देखा तो उनका चेहरा अचानक डूब गया। उसने एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की और ठंडे स्वर में चिल्लाया, बव्वा, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? हाथापाई करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक चाबुक की बौछार हुई। पाप पाप पाप। कोड़ा रुद्रसेन पर जहरीले सांप की तरह टूटा। रुद्रसेन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने युवक का चाबुक पकड़ लिया। बव्वा, तुमने विरोध करने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? युवक ने रुद्रसेन को घूर कर देखा। ये सड़क 30 मीटर चौड़ी है। आपका फ्लेमिंग लायन स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। क्या मैं आपका रास्ता रोक रहा हूं? रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में सवाल किया। हा, तुम नीच आम लोगों, अगर मैं तुम्हें कोड़े मारना चाहता हूं तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। तुम मेरा क्या कर सकते हो? युवक ने अहंकार से रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, जब तुमने मुझे अपने फ्लेमिंग लायन पर सवार होते देखा तो तुम्हें आज्ञाकारी रूप से एक तरफ हट जाना चाहिए था और सम्मानपूर्वक मेरे गुजरने का इंतजार करना चाहिए था। तुम नीच आम लोगों, वास्तव में मुख्य सड़क पर चलने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को डेट कर रहे हो। क्या तुम जैसे नीच आम लोगों को मेरे जैसी सड़क पर चलने का अधिकार है? युवक ने लापरवाही से काम किया था और रास्ते में अनगिनत लोगों को घायल कर दिया था। उन्होंने लंबे समय से सार्वजनिक आक्रोश पैदा कर दिया था। अब जब वे अशिष्टता से बोल रहे थे तो उनके शब्द परिहास और अपमान से भरे हुए थे। उनकी बातों से बहुत से लोग क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। रुद्रसेन का चेहरा अचानक डूब गया।
ये युवक बहुत घमंडी था। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, तुम दूसरों को नीच आम लोग कहते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुमने मेरे सामने इतनी अहंकारी हरकत कैसे की? तुम अंधी बात, ज्वलंत शेर, इस बट्टे को सबक सिखाओ। युवक ने उपहास किया। दहाड़। ज्वलंत शेर मानव स्वभाव को समझता था। जब उसने युवक की आज्ञा सुनी तो वह तुरंत गरजने लगा और अपने विशाल पंजे रुद्रसेन पर लहराते हुए उछल पड़ा। युवा राजकुमार, सावधान रहे। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। कई लोगों ने तो अपना सिर भी घुमा लिया। वे ज्वलंत शेर जैसे विषैले जानवर द्वारा भारी रूप से घायल होते हुए नहीं देख सकते थे। हम्फ। रुद्रसेन ने उपहास किया और फ्लेमिंग लायन के हमले पर मुक्का मारा। उनके शरीर, जो पूरी तरह से आनुपातिक थे, एक दूसरे से जोर से टकराए। बैंग। एक दबी हुई आवाज के साथ विशाल ज्वाला शेर को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया गया था। स्वर्ग, क्या यह वास्तव में है? कई लोग शौक में चिल्लाए। दहाड़। ज्वलंत शेर गुस्से से दहाड़ा और जमीन से ऊपर रेंग गया। उसी क्षण सभी ने रुद्रसेन को हवा में कूदते हुए देखा। पलक झपकते ही उसने कुछ दर्जन मीटर की दूरी तय कर ली थी। वह आसमान से उतरा और विशाल रूप से शेर के शरीर पर पटक दिया। शेर तुरंत जमीन पर गिर गया। दहाड़। ज्वलंत शेर इस इंसान की ताकत को महसूस कर सकता था। इसने एक धीमी और भयभीत दहाड़ निकाली जो चारों ओर कांप रही थी। अब वह हिलना नहीं चाहता था। बहुत शक्तिशाली। इसने वास्तव में ज्वलंत शेर को इस हद तक डरा दिया। कई लोग शौक में चिल्लाए, तुम 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 रुद्रसेन को अपने सामने आते देख युवक का चेहरा बहुत खराब हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन इतने शक्तिशाली होंगे। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिता शहर की रक्षा सेना के कमांडर हैं। मेरी बहन ड्यूक तरुण की उपपत्नी है। यदि तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो तो तुम परिणाम नहीं भुगत पाओगे। युवक चिल्लाया। ड्यूक तरुण वज्र देश के वर्तमान सम्राट के छोटे भाई हैं। उनके पास उच्च पद और शक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इतना घमंडी था। लेकिन रुद्रसेन ने परवाह नहीं की। शाही परिवार एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट को सन मून सिटी का समर्थन प्राप्त था। रुद्रसेन ने उपहास करते हुए कहा, तुम ड्यूक तरुण की उपपत्नी का छोटा भाई हो। तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हो। तुम वास्तव में मृत्यु से जीवन को नहीं जानते। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। बेचा गया। गोल्डन फ्रॉस्ट सिल्कवर्म कवच प्राप्त करने के लिए इस राजकुमार को बधाई, जितेंद्र जाटव ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा नहीं, बुरा नहीं, इस तरह का कवच मेरे लिए उपयोगी होता है, सलमान जावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसे लगा कि यह व्यक्ति बहुत दिखावटी है। इस नीलामी घर में काफी बड़े लोग बैठे थे। वो सिर्फ एक जूनियर था। इसके अलावा वो सिर्फ एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शिष्य था। उसके लिए इतना अहंकारी होना नासमझी थी। रुद्रसेन ने जावेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में भी सुना था। इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उदय पौराणिक था। कहा जाता था कि जावेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक एक गरीब परिवार से आए थे, लेकिन बाद में संयोग से उनकी मुलाकात एक प्राचीन शक्ति के शिष्य से हुई और उनकी दोस्ती हो गई। बाद में इस शख्स ने व्यवसाय करना शुरू कर दिया। हर साल वो प्राचीन शक्ति को श्रद्धांजलि देता था और उपहार भेजता था। हालांकि व्यवसाय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फिर भी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। ये एक शीर्ष शक्ति नहीं थी। एक के बाद एक आइटम नीलामी के लिए लाए गए। अत्यंत कीमती खजाने की कोई कमी नहीं थी। ये 2000 साल पुराना स्कारलेट ब्लड जिनसेंग है। इसकी शुरुआती कीमत 2 लाख सोने के सिक्के हैं। एक कीमती दवा को नीलामी के लिए लाया गया था। 3 लाख सोने के सिक्के, 4 लाख सोने के सिक्के, 1 लाख और 5 लाख सोने के सिक्के। स्कारलेट ब्लड जिनसेंग की कीमत बढ़ गई। अंत में इसे 1 लाख और 5 लाख सोने के सिक्कों में बेचा गया। इसे एक कीमियागर ने खरीदा था। 2000 साल पुराना स्कारलेट ब्लड जिनसेंग 1 मिलियन और 5 लाख सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी 3000 साल पुरानी पर्पल सनग्रास को कितने में बेचा जा सकता है। रुद्रसेन मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने दिल में सोच सके। बेशक उनके पास पर्पल सनग्रास बेचने का विचार नहीं था, क्योंकि रुद्रसेन भी एक कीमियागर थे। भविष्य में वो निश्चित रूप से ऐसी कीमती दवा का उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद एक खजाने को बाहर लाया गया। उदाहरण के लिए, एक उड़ने वाली तलवार एक आत्मिक हथियार थी। जब इसे बाहर निकाला गया तो ये अचानक हवा में उड़ गया और एक खूबसूरत सांप महिला का पता चला। खूबसूरत सांप महिला उड़ने वाली तलवार की आत्मा थी। उड़ने वाली तलवार को दानव सांप तलवार कहा जाता था। इस तरह इसे इसका नाम मिला।
इस उड़ने वाली तलवार ने भीड़ के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा की। अंत में इसे 13 मिलियन सोने के सिक्कों की आसमान चूमती कीमत पर बेचा गया। बेशक उड़ने वाली तलवार के अलावा कई अन्य खजाने भी नीलामी के लिए लाए जा रहे थे। न केवल जादुई हथियार थे, बल्कि दुर्लभ खजाने, गुप्त मार्शल आर्ट की किताबें, कीमती गोली रेसिपी आदि भी थे। जितेंद्र जाटव ने कहा, नीलाम की जाने वाली अगली वस्तु निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत रुचिकर होगी। ये एक बॉडी टेम्परिंग लिक्विड है जिसे प्राचीन काल से एक कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया गया है। आमतौर पर केवल सबसे प्राचीन कबीले ही अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए इस बॉडी टेम्परिंग लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं। आज हमारा नीलामी घर इस रहस्यमय बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की नीलामी करेगा। ये अंत में बॉडी टेम्परिंग लिक्विड का समय आ गया। रुद्रसेन ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। जितेंद्र जाटव के शब्दों ने नीलामी को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड के लिए कई लोग आए थे। प्राचीन शक्तियों के लोगों ने भी नीलामी के चरण को देखा। वे बॉडी टेम्परिंग लिक्विड में भी बहुत रुचि रखते थे। इस तरह का बॉडी टेम्परिंग लिक्विड बाहर प्रसारित नहीं किया गया था और केवल कुछ प्राचीन परिवारों के पास ही हो सकता है। लेकिन वास्तव में वे नहीं जानते थे कि प्राचीन शक्तियों द्वारा परिष्कृत बॉडी टेम्परिंग लिक्विड भी रुद्रसेन के बॉडी टेम्परिंग लिक्विड के प्रभाव तक नहीं पहुंच सकता था। कोई और कारण नहीं था, क्योंकि रुद्रसेन के बॉडी टेम्परिंग लिक्विड को प्राचीन कीमिया धराड़ द्वारा बनाए गए फॉर्मूले का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। और प्राचीन कीमिया धराड़ प्राचीन काल में नंबर 1 कीमियागर थे। एक नौकरानी ट्रे में चीनी मिट्टी की बोतल लेकर ऊपर चली गई। जितेंद्र जाटव ने कहा, यह बॉडी टेम्परिंग लिक्विड है। हमारे नीलामी घर ने पहले ही इसका निरीक्षण कर लिया है और इस बॉडी टेम्परिंग लिक्विड में कोई अशुद्धियां नहीं है। प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और ये पहले से ही पारदर्शी है। ये निश्चित रूप से प्राचीन कीमिया धराड़ के फॉर्मूले का उपयोग करके परिष्कृत किया गया है। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की इस बोतल की शुरुआती कीमत 1 लाख सोने के सिक्के हैं। रुद्रसेन अवाक रह गए। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की इस बोतल की कीमत 20 टेल्स चांदी थी और नीलामी घर ने वास्तव में 1 लाख सोने के सिक्कों की शुरुआती कीमत निर्धारित की थी। 1 लाख सोने के सिक्के 100 मिलियन चांदी के टेल्स के बराबर थे। ये कहना तो पड़ेगा कि यह नीलामी घर वास्तव में व्यवसाय करने में अच्छा था। 2 लाख सोने के सिक्के, 3 लाख सोने के सिक्के। विभिन्न शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा अभूतपूर्व रूप से भयंकर थी। क्या कोई शक्ति जीवित रह सकती है और मजबूत हो सकती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कोई उत्कृष्ट वंशज था जो पूरी शक्ति के भाग्य को अपना कंधा दे सकता था। आज जिस बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की नीलामी की जा रही थी, वो नींव रखने के लिए थी। ये औसत शिष्यों को प्रतिभाओं में और प्रतिभाओं को राक्षसों में बदल सकता था। स्वाभाविक रूप से हर कोई अपनी पूरी शक्ति से प्रतिस्पर्धा करेगा। 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख। बोली सुनकर रुद्रसेन अवाक रह गए। ये वास्तव में बहुत पागल था। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की कीमत 20 टेल्स चांदी थी, लेकिन विभिन्न शक्तियों ने पागलों की तरह कीमत को 10 लाख सोने के सिक्कों तक बढ़ा दिया था। क्या कोई है जो 10 मिलियन से अधिक जाना चाहता है? 10 मिलियन एक बार जा रहे हैं, 10 मिलियन 2 बार जा रहे हैं, 10 मिलियन 3 बार जा रहे हैं। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की पहली बोतल जीतने के लिए इस दोस्त को बधाई। जितेंद्र जाटव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शाही परिवार से कोई है? किसी ने कहा। उसने हमलावर व्यक्ति को पहचान लिया। ये शाही परिवार का सदस्य था। वो संभवतः वज्र देश के शाही परिवार का प्रतिनिधि था। बूढ़ा मुस्कुराया और जितेंद्र जाटव पर उसने मुट्ठी बांध ली। कई लोगों के निराश भाव देखकर जितेंद्र जाटव ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी को पहली बोतल नहीं मिली, लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हमारा नीलामी घर एक ही बार में इममेमोरियल बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 10 बोतलों की नीलामी करेगा। रुद्रसेन ने अपनी जीभ क्लिक की। इस जितेंद्र जाटव ने बॉडी टेम्परिंग लिक्विड में प्राइमोर्डियल शब्द जोड़ा था और बॉडी टेम्परिंग लिक्विड अचानक भव्य और ऊंचा हो गया था। 9 और बोतलें। इस बार मुझे कम से कम 1 बोतल मिलनी चाहिए। कई लोग उत्साहित हो गए। इसे लाओ, विकास ने कहा। फिर एक नौकरानी एक ट्रे पर बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 2 बोतलें लेकर आईं। जाहिर है जितेंद्र जाटव उन्हें बोतल से नीलाम नहीं करना चाहते थे। रुद्रसेन की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उन्होंने मन ही मन सोचा, जैसा कि एक बूढ़ी लोमड़ी से अपेक्षा की जाती थी, उन्हें बोतल से नीलाम करने पर कीमत नहीं बढ़ेगी। कुल मिलाकर केवल 10 बोतलें हैं और अगर उन्हें एक साथ नीलाम किया जाता है तो ये महान शक्तियां निश्चित रूप से अपना सिर तोड़ेंगी और खून बहाएंगी। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की इन 2 बोतलों की शुरुआती कीमत 2 लाख सोने के सिक्के हैं। प्रत्येक वृद्धि 20,000 सोने के सिक्कों से कम नहीं हो सकती है। हर कोई बोली लगाना शुरू कर सकता है। जैस्मिन अकरा आकर्षक रूप से मुस्कुराई। 30 मिलियन सोने के सिक्के। मुझे इममेमोरियल बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की ये 2 बोतलें चाहिए, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। ये प्राचीन वीर परिवार से कोई है। ये वीर परिवार के कुलपति फरदीन का भाई है। ये व्यक्ति यिन यांग दायरे का मास्टर है, किसी ने फुसफुसाया। इस व्यक्ति की उत्पत्ति भयावह थी।
हालांकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उपहास किया। वे इस व्यक्ति से सिर्फ इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि वो एक प्राचीन परिवार से आया था, क्योंकि नीलामी घर में महान शक्तियों के कई प्रतिनिधि थे। वे प्राचीन परिवारों से कमजोर नहीं थे। 50 मिलियन, मुझे ये चाहिए, एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। ये प्राचीन यांग संप्रदाय से सुंदरदास है। प्राचीन यांग संप्रदाय और प्राचीन वीर परिवार के बीच हमेशा मतभेद रहे हैं। इस बार अच्छा शो होगा, किसी ने कहा। सुंदरदास, तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? फरदीन का चेहरा अचानक डूब गया। एक नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाला जीतता है। 60 मिलियन, फरदीन ने ठंडे स्वर में कहा। वित्तीय संसाधनों के मामले में आपका प्राचीन वीर परिवार वास्तव में हमारे प्राचीन यांग संप्रदाय से तुलना नहीं कर सकता। सुंदरदास ने हंसते हुए उंगली उठाई। 100 मिलियन। होंग, पूरा नीलामी घर फट गया। सुंदरदास वास्तव में उदार थे। उन्होंने वास्तव में बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 2 बोतलों की कीमत बढ़ाकर 100 मिलियन कर दी। एक बोतल की कीमत 50 मिलियन थी। वज्र कंट्री इंपीरियल परिवार का सदस्य, जिसने 20 मिलियन में बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की पहली बोतल खरीदी, चुपके से आनंदित हुआ। सौभाग्य से उसने निर्णायक रूप से कार्य किया था, अन्यथा वो बॉडी टेम्परिंग लिक्विड प्राप्त नहीं कर पाता। फरदीन का चेहरा अचानक अत्यंत उदास हो गया। वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में प्राचीन वीर परिवार वास्तव में प्राचीन यांग संप्रदाय से तुलना नहीं कर सकता था, क्योंकि प्राचीन यांग संप्रदाय एक किमिया संप्रदाय था। ऐसी ताकत सबसे अमीर थी। उनके द्वारा परिष्कृत की गई कुछ बहुमूल्य गोलियों को आसमान चूमती कीमतों पर बेचा जा सकता था। इस बार प्राचीन यांग संप्रदाय ने बॉडी टेम्परिंग लिक्विड खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, क्योंकि वे बॉडी टेम्परिंग लिक्विड के कच्चे माल का अध्ययन करना चाहते थे और ये पता लगाना चाहते थे कि इसे कैसे परिष्कृत किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्राचीन किमियाकरों की किमिया विधियों को दूसरों द्वारा कैसे निकाला जा सकता है? प्राचीन यांग संप्रदाय के कास्टकरों का उल्लेख न करने पर यहां तक कि प्राचीन युग के कुछ ईश्वर स्तरीय किमियाकर भी इसकी गणना नहीं कर सकते थे। फरदीन ने ठंड से सूंघा और अब कुछ नहीं कहा। 100 मिलियन, क्या कोई ऊंची बोली है? 100 मिलियन एक बार जा रहे हैं, 100 मिलियन 2 बार जा रहे हैं, 100 मिलियन 3 बार जा रहे हैं। बिक गया। दूसरा खेप बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 100 मिलियन की आसमान चूमती कीमत पर बिका था। मैं ऐसे ही अरबपति बन गया। रुद्रसेन को अभी भी ये थोड़ा अवास्तविक लग रहा था। उसने पहले सोचा था कि बॉडी टेम्परिंग लिक्विड को कई 10,000 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता था, जो पहले से ही काफी अच्छा था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की सिर्फ 3 बोतलें 120 मिलियन सोने के सिक्कों में बिकेंगी। ये तो बस एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग किमियाकर बनना चाहते थे। किमियाकर बनने का मतलब था अनंत धन। रुद्रसेन आहे भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस समय एक नौकरानी फिर से अपनी ट्रे पर बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 3 बोतलें लेकर आई। जैस्मिन आंकरा ने कहा, यह बॉडी टेम्परिंग लिक्विड का तीसरा बैच है और दूसरा आखिरी बैच भी है। शुरुआती कीमत 3 लाख सोने के सिक्के हैं और प्रत्येक वृद्धि 30,000 सोने के सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बहुत से लोग पागलों की तरह प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 लाख, 2 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 130 मिलियन, 130 मिलियन। क्या कोई उच्च बोली है? जितेंद्र जाटव होंग सेड। 130 मिलियन एक बार जा रहे हैं, 130 मिलियन 2 बार जा रहे हैं, 130 मिलियन 3 बार जा रहे हैं। बोली लगाने वाला पूर्वी प्रांत के दिव्य भूमि के क्लियर स्काई संप्रदाय का वाइस सेक्ट मास्टर था। ये सुनकर कि सौदा पूरा होने वाला है, उसने एक मुस्कान प्रकट की। जैसे ही जितेंद्र जाटव अपने हाथ में गैवल मारने ही वाले थे, अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी। 200 मिलियन, मैं इसे ले लूंगा। होंग। पूरे नीलामी घर में हंगामा मच गया। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 3 बोतलों की कीमत 200 मिलियन की आसमान छूती कीमत तक पहुंच गई थी। एक बोतल 70 मिलियन के करीब थी, जो 100 मिलियन की पिछली 2 बोतलों से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। सभी ने उस महिला की ओर देखा जिसने बोली लगाई थी। उसने एक काला वस्त्र और एक घूंघट पहना हुआ था जो उसके चेहरे को ढकता था। उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है। एक रहस्यमय व्यक्ति। ये पहली छाप थी जो उनके मन में उसके बारे में थी।
किंगटियन संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता भद्दे लग रहे थे। वो अधिकतम 180 मिलियन का उपयोग कर सकता था, लेकिन वो रहस्यमय महिला के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। इस युवती ने 200 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई है जो अधिक बोली लगाना चाहता है? 200 मिलियन एक बार जा रहे हैं, 200 मिलियन 2 बार जा रहे हैं, 200 मिलियन 3 बार जा रहे हैं। बिक गया। बैंग, हथौड़ा गिर गया और वस्तुओं का तीसरा बैच बिक गया। फिर एक नौकरानी बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की शेष 4 बोतलों के साथ मंच पर चली गई। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की केवल 4 बोतलें बची हैं। जितेंद्र जाटव ने कहा, मैं आपसे ये छिपाने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का प्रभावशाली परिवार हमारे नीलामी घर का समर्थन कर रहा है। कई लोगों ने सिर हिलाया। बेशक वे जानते थे, प्राचीन जाट परिवार। प्राचीन काल में प्राचीन जाट परिवार को देवताओं की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये एक अकल्पनीय रूप से प्राचीन परिवार था। राष्ट्रपति के अनुसार बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की इन 10 बोतलों को प्राचीन जाट परिवार के केमियागर द्वारा परिष्कृत नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे जाट परिवार का बॉडी टेम्परिंग लिक्विड इस तरह शुद्ध नहीं है। अब केवल 4 बोतलें बची हैं। क्या ये प्राचीन जाट परिवार का बॉडी टेम्परिंग लिक्विड नहीं है? स्वर्ग, क्या जितेंद्र जाटव सच कह रहा है? यहां तक कि प्राचीन जाट परिवार का बॉडी टेम्परिंग लिक्विड भी इससे ज्यादा शुद्ध नहीं है? इस बॉडी टेम्परिंग अमृत को किसने परिष्कृत किया? कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। कई महत्वपूर्ण लोगों को भी स्थानांतरित कर लिया गया। उन्होंने सोचा था कि बॉडी टेम्परिंग लिक्विड को प्राचीन जाट परिवार के केमियागर द्वारा परिष्कृत किया गया था, क्योंकि जाट परिवार की युवती वज्र देश में आई थी। लेकिन अब वे जानते थे कि ये वो नहीं था जो उन्होंने सोचा था। यदि प्राचीन जाट परिवार बॉडी टेम्परिंग लिक्विड को परिष्कृत नहीं कर सकता था, तो ये बहुत कीमती था। अब केवल 4 बोतलें बची थीं। अद्भुत, अति विस्मयकारी। इन लोगों को पागलों की तरह करने के लिए जितेंद्र जाटव ने आखिरी समय में इतनी महत्वपूर्ण खबर फेंक दी। यदि उन्होंने पहले कहा होता, जब बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 10 बोतलें थीं, तो ये लोग इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने में बहुत तार्किक होते। लेकिन अब वे इसके लिए तार्किक नहीं हो सकते, क्योंकि केवल 4 बोतलें बची हैं। रुद्रसेन भाव विभोर हो गए। वे जितेंद्र जाटव की पेशेवरी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए और अधिक इनाम दूंगा। खैर, मैं अब अमीर हूं। रुद्रसेन को अचानक लगा कि वो एक नौसिखिया अमीर है, लेकिन वो वास्तव में अमीर था। जैस्मिन अकरा मुस्कुराई। देवियों और सज्जनों, बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की आखिरी 4 बोतलों का आधार मूल्य 4 लाख सोने के सिक्कों का है। यदि आप इस अवसर को चूक जाते हैं तो मुझे डर है कि आपके पास एक और अवसर नहीं होगा। बोली शुरू होने दें। पूरा नीला भोग एक घातक सन्नाटा में गिर गया। कोई पिन ड्रॉप भी सुन सकता था। बोली लगाने वाला पहला व्यक्ति कोई नहीं था। एक किसान ने हाथ उठाकर कहा। तुरंत ही इसने जंगली बूस के एक विस्फोट को आकर्षित किया। केवल 5 लाख सोने के सिक्के? क्या ऐसा हो सकता है कि वो प्राइमोर्डियल बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 4 बोतलें खरीदना चाहता था? 5 लाख सोने के सिक्के? आपको इसे सूंघने देना पहले से ही काफी अच्छा है। हालांकि पहले व्यक्ति के बोलने के बाद चुप्पी टूट गई। जल्द ही किसी ने बोली लगाना शुरू कर दिया। कीमत पागलों की तरह बढ़ गई और जल्द ही 100 मिलियन के माध्यम से टूट गई। लेकिन रुद्रसेन को पता था कि यह शो की शुरुआत मात्र है। प्राचीन प्रभावशाली समूहों के मजबूत काश्तकारों ने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया था। जब कीमत बढ़कर 200 मिलियन हो गई तो प्राचीन परिवारों ने भी अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। सन मून सिटी के मुरोंग परिवार के एक बुजुर्ग ने कीमत बढ़ाकर 300 मिलियन कर दी। लेकिन यह अभी भी हर किसी को पागल होने से नहीं रोक सका। 310 मिलियन, 350 मिलियन, 400 मिलियन। शो देखने वाले कई लोगों के हाव भाव गूंगे थे। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की इस बोतल की कीमत वास्तव में 100 मिलियन की आसमान चूमती कीमत तक बढ़ गई थी। जब कीमत बढ़कर 400 मिलियन हो गई तो प्रतियोगी मूल रूप से प्राचीन परिवार या कुछ प्राचीन संप्रदाय और अन्य ताकतें थीं। ऐसी ही ताकतें इतनी समृद्ध और दमनकारी हो सकती हैं कि प्राइमोर्डियल बॉडी टेम्परिंग लिक्विड के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतनी बड़ी रकम निकाल सकें। द विंड एंड क्लाउड पवेलियन के ग्रेट एल्डर ने एक नई कीमत चिल्लाई, 410 मिलियन। थंडर फर्म संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता ने कीमत बढ़ाकर 420 मिलियन कर दी। प्रतियोगिता बेहद तीव्र थी। कीमत आश्चर्यजनक गति से पागलों की तरह बढ़ी। अंत में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 1 अरब सोने के सिक्कों की बोली लगाई। प्रमुख बलों के प्रमुख हस्तियों के चेहरे थोड़े बदल गए, यहां तक कि इन प्रमुख ताकतों को भी 1 अरब की कीमत पर विचार करना पड़ा। 10,000 कानून मंडप से कोई। किसी ने इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पहचान ली। उनकी पृष्ठभूमि काफी असाधारण थी।
10,000 कानून मंडप एक ऐसी ताकत थी जिसने पूर्वी प्रांत में स्पिरिट एरे मास्टर्स की विरासत में पाई थी। किसी को ये जानना था कि सर्वालोक महाद्वीप में 3,000 प्रांत थे। सबसे सम्मानित स्पिरिट एरे मास्टर्स थे। यदि कोई अपने परिवार के लिए एक सुरक्षात्मक अरे स्थापित करना चाहता है तो उसे स्पिरिट एरे मास्टर की मदद की आवश्यकता होगी। असंख्य लोगों ने स्पिरिट एरे मास्टर्स से मदद मांगी। ये स्पिरिट एरे मास्टर्स भी अतुलनीय रूप से अमीर थे। दृश्य खामोश था। 10,000 कानून मंडप के बुजुर्ग योगराज ने पहले ही सोने के सिक्कों की कीमत बढ़ाकर 1 अरब कर दी है। क्या कोई ऐसा है जो अधिक बोली लगाना चाहता है? जितेंद्र जाटव ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कुछ लोगों ने भौहें चढ़ा लीं, मानो वे पक्ष और विपक्ष को तौल रहे हों। प्राइमोर्डियल बॉडी टेम्परिंग लिक्विड के लिए 10,000 कानून मंडप के साथ प्रतिस्पर्धा करना कोई आसान काम नहीं था। वित्तीय संसाधनों के मामले में 10,000 कानून मंडप के साथ प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में मुश्किल था। कई लोगों ने आह भरी और अंत में प्रतियोगिता से हटने का निर्णय लिया। क्या आपको ये मिला? 10,000 कानून मंडप के बुजुर्ग योगराज ने अपने होठों को मुस्कुराहट में बदल लिया। हर कोई ये प्राइमोर्डियल बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की केवल 4 बोतलें हैं। कौन जानता है कि हम उन्हें फिर से कब देखेंगे? हर कोई कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचें। जैस्मिन अकरा आकर्षक रूप से मुस्कुराई और आग में घी डालना जारी रखा, उम्मीद में कि कोई 10,000 कानून मंडप के बुजुर्ग योगराज के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाहर आएगा। नीलामी वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी, नीलामीकर्ता की कमीशन भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए चाहे वो जितेंद्र जाटव हो या जैस्मिन अकरा, वे कीमत को और भी अधिक बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 10,000 कानून मंडप के बुजुर्ग योगराज अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने गुप्त रूप से नीलामी घर को इस स्कैम के लिए श्राप दिया। कीमत पहले से ही इतनी अधिक थी, फिर भी वे दूसरों को उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। वे वास्तव में काले दिल वाले भूतों का एक समूह थे जो बिना हड्डियां थूके लोगों को खा जाते थे। बेशक एल्डर योगराज ये शब्द जोर से नहीं कहेंगे। 10,000 कानून मंडप भी नीलामी घर को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि नीलामी घर के पीछे की ताकत बहुत मजबूत थी। बड़े योगराज, ऐसा लगता है कि आप केवल इस आइटम के साथ भाग ले सकते हैं। अचानक एक आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा और देखा कि जो व्यक्ति बोल रहा था वो वास्तव में सिटी लॉर्ड ऑफ जेंटलमैन सिटी आलोक सिन्हा था। आलोक सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने 2 अरब की बोली लगाई। 2 अरब? एक पल में पूरा नीलाम घर आश्चर्य की हाँफने से भर गया। एक नीलामी वस्तु के लिए 2 बिलियन सोने के सिक्के निश्चित रूप से एक आसमान छूती कीमत थी। वज्र देश के नीलामी घर की स्थापना के बाद से ये एक नीलामी में बेची गई अब तक की सबसे बड़ी राशि भी थी। 2 अरब सोने के सिक्कों का ढेर सोने के पहाड़ की तरह था। 2 अरब, क्या कोई उच्च बोलियां हैं? 2 अरब एक बार जा रहे हैं। 2 अरब 2 बार जा रहे हैं। 2 अरब 3 बार जा रहे हैं। बेचा गया। धीरेन्द्र सिंह की आवाज में उत्साह भर गया। आज के बाद वज्र देश के नीलामी घर में सबसे अधिक कीमत का रिकॉर्ड धारक वो होगा। ये सोचकर धीरेन्द्र सिंह का मन उत्साह से भर गया। 10,000 कानून मंडप के बुजुर्ग योगराज का भाव भंगिमा थोड़ी काली पड़ गई। उनके पास मूल रूप से 1.5 बिलियन सोना था जिसका वो उपयोग कर सकते थे, लेकिन आलोक सिन्हा की 2 अरब की बोली ने उनका रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। बधाई हो सिटी लॉर्ड हान, बुजुर्ग योगराज ने नकली मुस्कान के साथ कहा। मुझे एल्डर योगराज को भी इतना उदार होने के लिए धन्यवाद देना होगा, आलोक सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाए थे। अंतिम लेन देन मूल्य वास्तव में चौंकाने वाले 2 बिलियन सोने के सिक्कों तक पहुंच गया। पिछले 4 लेन देन के अलावा बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 10 बोतलें जिनकी कीमत 200 टेल थी, वास्तव में 2.32 बिलियन सोने के सिक्कों के लिए बेची गई थीं। नीलामी घर के कमीशन में कटौती करने के बाद वो अभी भी 1.62 बिलियन सोने के सिक्के प्राप्त करने में सक्षम होगा। पूरे वज्र देश में 10 साल का टैक्स राजस्व 1.624 बिलियन सोने के सिक्कों तक भी नहीं पहुंच पाया था। रुद्रसेन नीलामी घर की काबिलियत से हैरान थे। वे वास्तव में जो चाहें कर सकते थे। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 4 बोतलें जीतने के बाद आलोक सिन्हा ज्यादा देर तक नहीं रुके। वीआईपी रूम में एक नौकर लड़की प्रेसिडेंट धीरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में इमोरी मॉडल बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 4 बोतलें लेकर आईं। भाई हान, आप कैसे हैं इन वर्षों में? धीरेन्द्र सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हो गया हूं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद बड़े भाई डोंगफर, धीरेन्द्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। इस क्रिस्टल कार्ड में 2 अरब सोने के सिक्के हैं। ठीक है, धीरेन्द्र सिंह ने क्रिस्टल कार्ड स्वीकार कर लिया। क्रिस्टल कार्ड स्पिरिट एरे मास्टर्स द्वारा गढ़े गए थे।
वे आज के बैंक कार्ड के समान थे। अंदर एक गठन था जिसका उपयोग विभिन्न मात्रा में धन इनपुट करने के लिए किया जा सकता था। क्रिस्टल कार्ड के साथ कोई भी इसे सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों में सोने के सिक्कों के लिए बदल सकता था। ये बहुत सुविधाजनक था। ये बैंक खाते, ये संयुक्त रूप से सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों के 3000 प्रांतों द्वारा बनाए गए थे। वे आज के बैंकों के बराबर थे। आलोक सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे यहाँ आने का एक और कारण है। मुझे आश्चर्य है कि क्या बड़े भाई डोंगफर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे इस मिस्टर से मिलने दे सकते हैं। धीरेन्द्र सिंह ने कहा, हम पुराने दोस्त हैं। सच बताऊं तो मैं भी इस मिस्टर से कभी नहीं मिला। ओह, आलोक सिन्हा ने आश्चर्य से धीरेन्द्र सिंह की ओर देखा। धीरेन्द्र सिंह ने समझाया, बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की ये 10 बोतलें रुद्रसेन नाम के एक युवक ने यहां भेजी थीं। ये रुद्रसेन कौन है? आलोक सिन्हा ने पूछा। वो एज्योर इंस्टीट्यूट का शिष्य है। वो बज्रदेश के एक छोटे से शहर का प्रतिभाशाली शिष्य था। लेकिन अब तो जितेंद्र जाटव ने परिचय दिया। इस पुस्तक को प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय का गुप्त कोडेक्स कहा जाता है। हर किसी को प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय की छाप होनी चाहिए, है ना? उस एक बार गौरवशाली और प्राचीन संप्रदाय ने कई शक्तिशाली स्पिरिट एरे ग्रैंड मास्टर्स का उत्पादन किया था। इस प्राचीन ब्लैक स्काई संप्रदाय सीक्रेट मैनुअल ने 108 बुनियादी स्पिरिट एरे रिकॉर्ड किए, जिनमें येलो रैंक स्पिरिट एरे और प्रोफाउंड रैंक स्पिरिट एरे शामिल हैं। साथ ही इसने 365 स्पिरिट एरे तकनीक भी दर्ज की, जो येलो रैंक स्पिरिट एरे तकनीक और गहन रैंक स्पिरिट एरे तकनीक भी थीं। ये वास्तव में एक स्पिरिट एरे सीक्रेट कोडेक्स है। रुद्रसेन की आंखें अचानक चमक उठी। वह वर्तमान में स्पिरिट एरे सीक्रेट कोडेक्स के बारे में चिंतित था, लेकिन इस प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय का गुप्त कोडेक्स वास्तव में नीलामी में दिखाई दिया। स्वाभाविक रूप से रुद्रसेन बहुत खुश थे। यंग मास्टर, ये प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय का गुप्त कोडेक्स है। ये अच्छी बात है। यंग मास्टर निश्चित रूप से भविष्य में इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। हेवनली ड्रैगन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सलमान जावेरी के बगल में एक नौकर ने चापलूसी करते हुए कहा, हा, ये यंग मास्टर जल्द ही एक आधिकारिक स्पिरिट एरे ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। ये प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय का गुप्त कोडेक्स, ये युवा मास्टर निश्चित रूप से इसका उपयोग करने में सक्षम होगा। शत्रुघ्न जाटव ने कहा, हालांकि ये प्राचीन रहस्यमय आकाश संप्रदाय का गुप्त मैनुअल केवल पीले रैंक और गहन रैंक संरचनाओं को रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये नींव बनाने की सबसे अच्छी विरासत है। प्राचीन काल में रहस्यमय आकाश संप्रदाय उन शिष्यों के लिए एक ठोस नींव बनाने में अच्छा था जिन्होंने अभी-अभी स्पिरिट एरे सीखना शुरू किया था। यदि आप इस प्राचीन रहस्यमय आकाश संप्रदाय के गुप्त मैनुअल को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से भविष्य में एक स्पिरिट एरे मास्टर के मार्ग पर एक शानदार जीवन प्राप्त करेंगे। आप निश्चित रूप से एक महान स्पिरिट एरे मास्टर बन जाएंगे जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है। शत्रुघ्न जाटव की बात सुनकर सलमान जावेरी और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए। ये ऐसा था जैसे वह कल्पना कर रहा था कि एक दिन वह एक महान स्पिरिट एरे मास्टर बन जाएगा। देवी देवताएं और परियां सभी उसके सामने घुटने टेकेंगी और उससे अपने साथ सोने की भीख मांगेंगी। इसके बारे में सोचकर ही उसे लगा कि ये अद्भुत है। हालांकि असल में सलमान जावेरी सिर्फ खुद को धोखा दे रहे थे। ये व्यक्ति इस वर्ष 21 वर्ष का था और उसने 10 वर्ष की उम्र में स्पिरिट एरे सीखना शुरू किया था। हालांकि 11 वर्ष बीत गए थे और वह अभी भी एक स्पिरिट एरे प्रशिक्षु था। जाहिर है कि उसके पास स्पिरिट एरे मास्टर बनने के लिए पर्याप्त प्रतिभा नहीं थी। इस प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय के गुप्त मैनुअल की शुरुआती कीमत 2 मिलियन सोने के सिक्के हैं। प्रत्येक बोली 2 लाख सोने के सिक्कों से कम नहीं हो सकती। जैस्मिन अकरा ने कहा। बूम! पूरे नीलामी घर में हंगामा मच गया। ये प्राचीन रहस्यमय आकाश संप्रदाय का गुप्त मैनुअल नीलामी शुरू होने के बाद सबसे उच्चतम शुरुआती कीमत वाला आइटम था। हालांकि ये सामान्य था, जब तक कि ये आध्यात्मिक सरणी से संबंधित था, कीमत बहुत अधिक होगी। बहुत से लोग प्राचीन रहस्यमय आकाश संप्रदाय के गुप्त मैनुअल में रुचि रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन बड़े गुटों में आमतौर पर स्पिरिट एरे मास्टर्स होते थे। इसके अलावा ये गुट स्पिरिट एरे मास्टर्स को भी प्रशिक्षित करते थे। स्वाभाविक रूप से वे प्राचीन रहस्यमय आकाश संप्रदाय के गुप्त मैनुअल का उपयोग कर सकते थे। 3 मिलियन। काले वस्त्र में एक आदमी ने सबसे पहले बोली लगाई। जल्द ही कीमत बढ़ गई। 4 मिलियन इत्यादि, 5 मिलियन इत्यादि, 6 मिलियन इत्यादि, 7 मिलियन इत्यादि, 10 मिलियन इत्यादि, 30 मिलियन इत्यादि, 100 मिलियन। जल्द ही इस प्राचीन रहस्यमय आकाश संप्रदाय के गुप्त मैनुअल की कीमत 100 मिलियन की आसमान छूमती कीमत तक पहुंच गई। 200 मिलियन। अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये सलमान जावेरी थे। ये सलमान जावेरी स्काई ड्रैगन चेंबर ऑफ कॉमर्स के यंग मास्टर थे और अमीर और दबंग थे। कई लोगों ने थोड़ा भौएं चढ़ा ली।
साधारण गुड स्पिरिट एरे मास्टर्स को प्रशिक्षित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। स्वाभाविक रूप से शीर्ष गुड स्पिरिट एरे मास्टर्स को प्रशिक्षित कर सकते थे। हालांकि शीर्ष गुटों के पास एक पूर्ण प्रशिक्षण प्रणाली भी थी, जिसमें सभी प्रकार की बुनियादी स्पिरिट सरणियां और स्पिरिट एरे तकनीकें शामिल थीं। प्राचीन मिस्टिक स्काई संप्रदाय के गुप्त मैनुअल को खरीदना सोने पर सुहागा था। हालांकि अगर उसे प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय के गुप्त मैनुअल को खरीदने के लिए एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती, तो ये निश्चित रूप से अन्य खजानों की नीलामी को प्रभावित करता। ये सोचकर कई लोग एक के बाद एक चले गए। बधाई हो युवा मास्टर, आप प्राचीन ब्लैक हेवन संप्रदाय का गुप्त मैनुअल प्राप्त करने वाले हैं। सलमान जावेरी के आसपास के नौकरों ने मुस्कुराते हुए कहा। हम भाई शेन को भी बधाई देते हैं। कुछ युवा मास्टर भी थे जो सलमान जावेरी के दोस्त थे और उन सभी ने उन्हें बधाई दी। अगर रुद्रसेन उनमें से किसी एक को देख लेते तो वो निश्चित रूप से उसे पहचान लेता। ये कोई और नहीं बल्कि बलजीत चंद्रवंशी थे, जो फ्लेमिंग लायन की सवारी कर रहे थे और निडर होकर इधर उधर घूम रहे थे। सही कहा, अच्छा कहा। जब मैं भविष्य में स्पिरिट एरे मास्टर बन जाता हूं तो हर कोई समस्या होने पर मदद के लिए मेरे पास आ सकता है। ये यंग मास्टर निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। सलमान जावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मास्टर अपने दिल में उसका तिरस्कार करते थे। तुम्हें लगता है कि तुम एक आध्यात्मिक एरे मास्टर बन सकते हो? क्या तुम स्वप्न देख रहे हो? यदि ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि तुम इतने अमीर हो तो कौन तुम्हारी चापलूसी करना चाहेगा? बेशक ये युवा मास्टर इन शब्दों को जोर से नहीं कहेंगे। वे अभी भी सलमान जावेरी का अनुसरण करना चाहते थे और शराब और महिलाओं का आनंद लेना चाहते थे। किसी भी मामले में सलमान जावेरी के पास खर्च करने के लिए अनंत पैसे थे। जैसे ही सलमान जावेरी को लगा कि प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय का गुप्त मैनुअल उन्हें प्राप्त होने वाला है, तभी एक आवाज सुनाई दी। 210 मिलियन। सभी ने देखा और पाया कि ये भी एक युवक था जिसने बोली लगाई थी। ये व्यक्ति कौन है? बहुत से लोग हैरान थे और वे सभी रुद्रसेन की पहचान का अनुमान लगा रहे थे। युवा पीढ़ी के लिए कुछ 100 मिलियन सोने के सिक्के निकालने में सक्षम होना बहुत दुर्लभ था। ये बव्वा है। बलजीत चंद्रवंशी ने तुरंत दांत पीस लिए। युवा मास्टरों में से एक ने कहा, ये वही आदमी है जिसके साथ आपका संघर्ष हुआ था। उसने आपका जलता हुआ शेर छीन लिया। ये सही है, ये वही है। बलजीत चंद्रवंशी ने रुद्रसेन को घूर कर देखा। वो रुद्रसेन को फाड़ देना चाहता था। ये बच्चा कहाँ से आया? प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय के गुप्त मैनुअल के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? सलमान जावेरी के हाव भाव थोड़े गहरे हो गए जब वे ठंडे स्वर में बोल रहे थे। रुद्रसेन ने सलमान जावेरी की ओर देखा और बलजीत चंद्रवंशी को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उसने नहीं सोचा था कि ये लोग एक साथ होंगे। ऐसा लग रहा था कि सलमान जावेरी भी अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को वस्तु मिलती है। जो सबसे अधिक कीमत की पेशकश करता है उसे वस्तु मिलती है। बेटे, क्या तुम मुझसे ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हो कि कौन अमीर है? कितना हास्यास्पद, कितना हास्यास्पद। क्या कोई वास्तव में धन के मामले में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है? तुम सिर्फ अपमानित होने के लिए कह रहे हो। तुम अपने आप को ज्यादा आंकते हो। सलमान जावेरी ने रुद्रसेन की तरफ तिरस्कार पूर्वक देखा और 3 उंगलियां उठाईं। 300 मिलियन। उन्होंने एक बार में कीमत में 90 मिलियन की वृद्धि कर दी। क्या वे हेवनली ड्रैगन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के बेटे हैं? हाँ, वे शेन त्यान मो के बेटे हैं। ऐसा लगता है कि शेन त्यान मो केवल पैसा कमाना जानता है। उसका बेटा बहुत घमंडी है। किसी ने सिर हिलाया। अगर ये कोई और समय होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज प्रमुख शक्तियों के बहुत सारे लोग थे। अगर कोई जूनियर प्रतिस्पर्धा करना चाहता था तो वो सिर्फ एक बोली लगा सकता था, लेकिन उसे बस इतना अहंकारी और कृपालु व्यवहार करना था। वे प्रमुख शक्तियों के लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे? दूसरी ओर रुद्रसेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। वे शांत और मुक्त दिख रहे थे। वे सभी जूनियर थे। उनके बीच का अंतर स्पष्ट था। 310 मिलियन। रुद्रसेन ने बोली जारी रखी। उन्होंने कीमतों को पागलों की तरह नहीं बढ़ाया। हालांकि रुद्रसेन के पास 1.6 बिलियन सोने के सिक्के थे। 500 मिलियन। सलमान जावेरी ने ठंडे स्वर में कहा। 510 मिलियन। रुद्रसेन ने बोली जारी रखी। बव्वा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुमने मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे की? 800 मिलियन।
मैं प्राचीन रहस्यवादी आकाश संप्रदाय के गुप्त मैनुअल के लिए 800 मिलियन की बोली लगाऊंगा। यदि आपके पास पैसा है तो बोली लगाते रहें। सलमान जावेरी ने खड़े होकर उपहास किया। रुद्रसेन अभी भी शांत थे। 810 मिलियन? आप? सलमान जावेरी इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा राख हो गया। वे बेंच पर बैठ गए। हालांकि वे स्काई ड्रैगन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के पुत्र थे, लेकिन वे अधिकतम 800 मिलियन सोने के सिक्के ही स्थानांतरित कर सकते थे। वे अधिक पैसे ट्रांसफर नहीं कर सका। कई लोग हिल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्काई ड्रैगन चेंबर ऑफ कॉमर्स के युवा मास्टर के पास रुद्रसेन को दबाने के लिए इतना पैसा होगा। सलमान जावेरी का चेहरा जितना बदसूरत हो सकता था उतना बदसूरत था। धन की लड़ाई में वे कभी नहीं हारे थे, लेकिन आज इतने सारे लोगों के सामने वे रुद्रसेन से हार गए। रुद्रसेन से कहे गए शब्दों को सोचकर यह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। 810 मिलियन सोने के सिक्कों ने आपको डरा दिया? मुझे लगा कि आपके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, लेकिन यह पता चला है कि आप सिर्फ एक कंगाल हैं जो आंख बंद करके बात करते हैं। रुद्रसेन ने अपने होठों को कर्ल किया। तुमने क्या कहा? सलमान जावेरी ने दांत पीसते हुए दहाड़ लगाई। उसका चेहरा विकृत हो गया था। वे अकेले थे जो दूसरों को कंगाल कहते थे, लेकिन आज उन्हें कंगाल कहकर मजाक उड़ाया जाता था। सलमान जावेरी इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? रुद्रसेन को सलमान जावेरी का मजाक उड़ाते हुए देखकर कई लोग हंस पड़े। सलमान जावेरी के अहंकारी रवैये से कई लोगों को घृणा थी। अब जब उन्होंने सलमान जावेरी के विकृत चेहरे को देखा तो उन्हें राहत महसूस हुई। बव्वा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? सलमान जावेरी ने रुद्रसेन की ओर घूर कर देखा। मैं जानता हूं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, फिर भी आप मुझे नाराज करने की हिम्मत करते हैं। क्या आप जीने से थक गए हैं? सलमान जावेरी ने रुद्रसेन की तरफ ठंडे भाव से देखा, मानो वह रुद्रसेन के चेहरे पर डर देखना चाहते हों, लेकिन वो निराश था। रुद्रसेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। तुम सिर्फ एक कंगाल हो। मैं तुम्हें नाराज करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? रुद्रसेन ने अपने होठों को कर्ल किया। तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। सलमान जावेरी घबरा गए और हताश हो गए थे, और वे रुद्रसेन पर झपटना चाहते थे। कई लोग सलमान जावेरी को देखकर मुस्कुराए, जो एक नौसिखिया अमीर की तरह लग रहे थे। वे सभी उसके दुर्भाग्य पर खुश थे। यहां तक कि कुछ महत्वपूर्ण लोग भी देख रहे थे। कई महत्वपूर्ण लोगों ने रुद्रसेन को देखा और सोचा, ये युवक कौन है? वह बहुत छोटा है, उसकी इतनी असाधारण आभा है और वो चौंकाने वाली रूप से अमीर है। उन्होंने ब्लैक स्काई संप्रदाय के गुप्त मैनुअल को खरीदने के लिए भी बहुत पैसा खर्च किया। क्या वह एक आध्यात्मिक शरण मास्टर हो सकता है? जब कई अहम लोग रुद्रसेन की पहचान का अंदाजा लगा रहे थे, तभी सलमान जावेरी तेजी से रुद्रसेन की तरफ चल पड़े, जैसे कि वो वाकई उन पर हमला करने वाले थे। रुद्रसेन ठंडी मुस्कान के साथ अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने सलमान जावेरी को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ये एक नीलामी घर था और इसके पीछे प्राचीन जाट परिवार था। प्राचीन काल में कॉपर स्पैरो पवेलियन जाट परिवार था, और सलमान जावेरी ने नीलामी घर में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। क्या वे सिर्फ मौत को दावत नहीं दे रहे थे? यहां तक कि हेवनली ड्रैगन चेंबर ऑफ कॉमर्स या प्राचीन जाट परिवार इसे नष्ट करना चाहे तो ये एक उंगली हिलाने जितना आसान था। अशिष्ट, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ हैं? तुम्हारी इतनी अपमानजनक होने की हिम्मत कैसे हुई? जितेंद्र जाटव के चेहरे पर अंधेरा छा गया जब वे ठंड से चिल्लाए। उसी समय सलमान जावेरी अपने गुस्से से उबर गए, और जब उन्होंने नीलामी घर की पृष्ठभूमि के बारे में सोचा तो वो डर से कांप उठे और जल्दी से कहा, मैं बहुत गुस्से में था, कृपया मुझे दोष न दें। बाहर जाओ, जितेंद्र जाटव ने ठंडे स्वर में कहा। सलमान जावेरी ने रुद्रसेन को नफरत की नज़र से देखा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई और जल्दी से ऑक्शन हाउस से बाहर निकल गए। यह सिर्फ एक छोटा सा अंतराल था। नीलामी जारी रही। रुद्रसेन ने जाने से पहले नीलामी खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने वीआईपी कक्ष में राष्ट्रपति धीरेन्द्र सिंह से मुलाकात की। इस नीलामी में लिटिल फ्रेंड लिन को 1.624 बिलियन सोने के सिक्के अर्जित करने चाहिए थे। प्राचीन प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के गुप्त मैनुअल पर आपके द्वारा खर्च किए गए 810 मिलियन सोने के सिक्कों को घटाने के बाद आपके पास अभी भी 814 मिलियन सोने के सिक्के बचे हैं। ये सब आपके क्रिस्टल कार्ड में है। धीरेन्द्र सिंह ने रुद्रसेन को क्रिस्टल कार्ड दिया। रुद्रसेन ने इसे दूर रखा और कहा, धन्यवाद। हाँ, चलो एक साथ अच्छा काम करते हैं। धीरेन्द्र सिंह ने अपना हाथ लहराया और एक नौकरानी प्राचीन ब्लैक हेवन संप्रदाय के गुप्त मैनुअल को ले आई। धीरेन्द्र सिंह ने कहा, यह प्राचीन ब्लैक हेवन संप्रदाय का एक गुप्त मैनुअल है, कृपया इसे अच्छी तरह से रखें।
रुद्रसेन ने जुआनत्यान संप्रदाय के गुप्त ग्रंथों को लिया और सुखद आश्चर्य हुआ। जुआनत्यान संप्रदाय के धर्म ग्रंथों के साथ अब उसके पास जुआन स्तर के आध्यात्मिक परिनियोजन मास्टर बनने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी तैनाती मंत्र थे। एक बार जब वो एक गहन रैंक गठन मास्टर बन गया तो वो पृथ्वी रैंक गठन मास्टर बनने के लिए आवश्यक संरचनाओं और गठन तकनीकों की तलाश करेगा, लेकिन कम से कम उसे तब तक संरचनाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जब तक कि वो एक गहन रैंक गठन मास्टर नहीं बन जाता। रुद्रसेन ने जुआनत्यान संप्रदाय के शास्त्रों को दूर रखा और कहा, तो फिर मैं चला गया? रुको, धीरेन्द्र सिंह ने अचानक कहा। वरिष्ठ, क्या कुछ और है? रुद्रसेन ने पूछा। मेरा एक दोस्त है जो आपसे मिलना चाहता है, धीरेन्द्र सिंह ने कहा। रुद्रसेन ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। धीरेन्द्र सिंह ने रुद्रसेन की नाराजगी को नोटिस किया और कहा, ये वो दोस्त है जिसने बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 4 बोतलें खरीदने के लिए 2 अरब सोने के सिक्के खर्च किए। रुद्रसेन ने कहा, क्या ये जेंटलमैन सिटी के सिटी लॉर्ड आलोक सिन्हा है? यही सही है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? धीरेन्द्र सिंह ने पूछा। कृपया वरिष्ठ आलोक सिन्हा को बाहर आने के लिए कहें। रुद्रसेन ने मुट्ठी बांध ली। हा, रुद्रसेन, मैं यहां हूं। जैसे ही आलोक सिन्हा हॉल से बाहर निकले, एक ठंडी हंसी सुनाई दी। जूनियर ने सीनियर आलोक सिन्हा को अभिवादन किया। जेंटलमैन सिटी के सिटी लॉर्ड आलोक सिन्हा का सामना करते हुए रुद्रसेन ने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की और अपनी मुट्ठी बांध ली। युवा मित्र, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आलोक सिन्हा ने रुद्रसेन को हाथ से सहारा दिया। रुद्रसेन ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और आलोक सिन्हा के बोलने का इंतजार करने लगे। जब आलोक सिन्हा ने देखा कि रुद्रसेन ने ये नहीं पूछा कि वो उनसे क्यों मिलना चाहते हैं, तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें लगा कि वो काफी शांत थे। आलोक सिन्हा ने बोलने की पहल की। युवा मित्र, मुझे आज एक अनुरोध करना है। मुझे आशा है कि आप सहमत हो सकते हैं। अगर इस जूनियर में क्षमता है तो वो निश्चित रूप से मना नहीं करेगा, रुद्रसेन ने कहा। अगर ये कोई और होता तो वे इतने उत्साहित होते कि वे आकाश में उड़ना चाहते। यदि उन्होंने सुना कि जेंटलमैन सिटी के सिटी लॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का अनुरोध है तो उनका भविष्य असीम होगा। हालांकि रुद्रसेन काफी उदासीन थे। सबसे पहले, आलोक सिन्हा के जेंटलमैन सिटी का रुद्रसेन के ट्रू मार्शल एम्पायर से कोई लेना देना नहीं था। ट्रू मार्शल एम्पायर सन मून सिटी के संरक्षण में था, इसलिए ट्रू मार्शल एम्पायर के नागरिक होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से आलोक सिन्हा के बहुत करीब नहीं जा सकता था। दूसरे, आलोक सिन्हा जो चाहते थे वो स्वाभाविक रूप से कुछ असाधारण था। रुद्रसेन सुनना चाहते थे कि ये किस बारे में था। आलोक सिन्हा ने कहा, युवा मित्र, आपके पीछे एक शक्तिशाली कीमियागर है ना? आलोक सिन्हा ने जब ये सवाल पूछा तो धीरेन्द्र सिंह भी सुन रहे थे। जाहिर है उन्हें हमेशा से शक था कि रुद्रसेन के पीछे एक शक्तिशाली कीमियागर है। रुद्रसेन ने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। चूंकि इन लोगों ने ऐसा सोचा तो ये और भी अच्छा था। वो इस तथ्य को छिपा सकता था कि उसने बॉडी टेम्परिंग लिक्विड को परिष्कृत किया था। उसने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में? धीरेन्द्र सिंह ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ये वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। दूसरी ओर आलोक सिन्हा खुशी से झूम उठे। युवा मित्र, क्या आप मुझे मेरे कीमियागर से मिलवा सकते हैं? ऐसा लगता था कि आलोक सिन्हा ने उस कीमियागर के लिए एक अनुरोध किया था। हालांकि रुद्रसेन के पीछे कीमियागर अग्निकीलीन था। अब जबकि अग्निकीलीन की दैवीय शक्ति को राक्षसी गोले ने निगल लिया था तो ये किसी भी उच्च श्रेणी के आत्मिक दवाओं को परिष्कृत नहीं कर सकता था। इसके अलावा अग्निकीलीन की पहचान उजागर नहीं की जा सकती थी। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होगा। उसने कहा, इस तरह है, मेरा स्वामी वर्ष भर एकांत में रहता है और वो मेरे अलावा किसी से नहीं मिलता है। युवा मित्र, कृपया मेरे लिए एक अच्छा शब्द बनाएं। अगर ये मामला पूरा हो सकता है तो मैं आपको एक प्राचीन दैवीय क्षमता देने के लिए तैयार हूं, आलोक सिन्हा ने कहा। एक प्राचीन दैवीय क्षमता एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक है जिसकी तुलना क्योंगची ट्रेजर्ड तकनीक से की जा सकती है। एक बार सफलतापूर्वक खेती करने के बाद कोई भी सूर्य और चंद्रमा को पकड़ सकता है और पहाड़ों और नदियों को स्थानांतरित कर सकता है। इसकी शक्ति असीम है और ये ऐसी चीज है जो केवल प्राचीन शक्तियों के पास होती है। रुद्रसेन कुछ लालायित थे। उन्होंने पूछा, मुझे नहीं पता कि ये किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है? मैं उस वरिष्ठ से जीवन काल गोली परिष्कृत करने के लिए कहना चाहता हूं। आलोक सिन्हा उदास दिख रहे थे। उन्होंने रुद्रसेन को रॉक्सिन के बारे में बताया, शायद रुद्रसेन को स्थानांतरित करने की कोशिश करते हुए। कृपया एक दिन प्रतीक्षा करें, मैं कल आपके लिए खबर लाऊंगा। धन्यवाद युवा मित्र, आलोक सिन्हा ने मुट्ठी बांधी और कृतज्ञतापूर्वक कहा। फिर उन्होंने एक चर्मपत्र निकाला और रुद्रसेन को सौंप दिया। ये क्या है? आलोक सिन्हा के हाथ में चर्मपत्र देखकर रुद्रसेन की पलकें जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं। ये एक प्राचीन पुस्तक है। इसमें प्राचीन युग की सर्वोच्च दैवीय क्षमता निहित है। आपकी मदद के लिए युवा मित्र, मैं आपको ये दैवीय क्षमता दूंगा, आलोक सिन्हा ने कहा। वरिष्ठ, कृपया इस चर्मपत्र को दूर रखें। इससे पहले कि मामला सुलझ जाए, ये जूनियर इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता है, आलोक सिन्हा ने कहा। बोझ महसूस ना करें, हम भाग्य में हैं और ये चर्मपत्र भी आपके साथ होना निश्चित है, रुद्रसेन ने कहा।
चूंकि ये भाग्य में है तो ये देर या सवेर मेरा होगा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जूनियर अपनी छुट्टी लेगा। रुद्रसेन ने मुट्ठी बांधी और चले गए। आलोक सिन्हा ने अपने हाथ में स्क्रॉल को देखा। उसके चेहरे पर एक चिंतनशील भाव था। आपको कैसा लग रहा है? जितेंद्र जाटव ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह प्राचीन स्क्रॉल के सामने इतना शांत रहने में सक्षम है, वास्तव में चौंकाने वाला। क्या ये बच्चा वास्तव में 16 या 17 साल का है? आलोक सिन्हा मन ही मन बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही 17 साल का है। कितना बड़ा युवा, एक महान युग। आह! जितेंद्र जाटव ने आह भरते हुए याद किया जब वह इस उम्र में थे। दुर्भाग्य से उनकी युवा अवस्था लंबे समय से बीत चुकी थी। आलोक सिन्हा ने कहा, यह बच्चा निश्चित रूप से भविष्य में कोई महान बनेगा। दुर्भाग्य से वह सनमून सिटी के तहत एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट का छात्र है। हमारे जेंटलमैन सिटी का उसके साथ कोई भाग्य नहीं है। ये स्वाभाविक है। एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट की देखरेख करने वाला वो आदमी गुप्त रूप से उस बच्चे को देख रहा है। जितेंद्र जाटव ने कहा, क्या आप उस ओयान अर्का आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? उस आदमी को नुकसान हुआ है। वह सनमून सिटी का आशा का सितारा था, लेकिन वह सनमून सिटी के कैस्टलन पद के लिए प्रतियोगिता में विफल रहा और अब उसे इस संस्थान के प्रिंसिपल का पद संभालने के लिए इस छोटी सी जगह पर भेजा गया है। आलोक सिन्हा ने कहा, अपने जीवन को बचा लेना भी बुरा नहीं है। जितेंद्र जाटव ने उदासीनता से कहा, वे हमेशा जाट परिवार में रहे थे जो शीर्ष परिवारों में से एक था, और उन्होंने सत्ता के लिए जीवन मरण के ऐसे कई संघर्षों को देखा था। वापस जाते समय रुद्रसेन आलोक सिन्हा के अनुरोध के बारे में सोच रहे थे। भले ही ये आलोक सिन्हा के हाथ में स्क्रॉल के लिए नहीं था, फिर भी रुद्रसेन आलोक सिन्हा की मदद करना चाहते थे। जाहिर थी कि आलोक सिन्हा गहरे प्यार में थे। जहां तक आलोक सिन्हा की प्रेमिका रुक्सी नाम की लड़की की बात है, तो रुद्रसेन ने उसकी प्रशंसा की। जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी, वह उसके लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ प्यार थी, और इस तरह का प्यार का अंत त्रासदी में नहीं होना चाहिए। बव्वा, रुको। जब रुद्रसेन आलोक सिन्हा के बारे में सोच रहे थे, तब उन्हें पीछे से एक उपहास सुनाई दिया, जिससे रुद्रसेन जाग गए। रुद्रसेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ये सलमान जावेरी और अन्य लोग थे, जिन्होंने नीलामी घर में प्राचीन ब्लैक हेवन संप्रदाय के गुप्त मैनुअल के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा की थी। बलजीत चंद्रवंशी, जो पहले उनसे झगड़ा हुआ था, वह भी इसी ग्रुप में था। बलजीत चंद्रवंशी एक अहंकारी और निरंकुश व्यक्ति था, जो दुनिया की परवाह किए बिना राजकीय राजधानी में अनियंत्रित रूप से चल रहा था। वह दूसरी पीढ़ी के एक विशिष्ट युवा मास्टर थे। सलमान जावेरी और अन्य स्पष्ट रूप से बलजीत चंद्रवंशी के समान जनजाति के सियार थे। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, क्या बात, क्या बात? बव्वा, नीलामी में मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा? सलमान जावेरी ने रुद्रसेन की ओर घूर कर देखा। क्या गलत है? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? तुम मूर्ख हो जो नहीं जानते कि तुम क्या लायक हो और यहां दिखावा करने आए हो। तुम सच में अंधे हो। रुद्रसेन ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ कर्ल किए। वह स्वाभाविक रूप से इन लोगों से नहीं डरता था। वे दूसरी पीढ़ी के युवा मास्टरों का एक समूह था। बव्वा, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। सलमान जावेरी का चेहरा टेढ़ा हो गया। किसी ने भी कभी भी उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं की थी। स्क्रैम या असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत देना, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। लानत है। बव्वा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? चलो इस बव्वे को सबक सिखाते हैं, उसे बताते हैं कि ये किसका क्षेत्र है। अन्य युवकों ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। बलजीत चंद्रवंशी के पिता नगर रक्षकों के कमांडर थे और उनकी बहन एक राजकुमारी थी। जाहिर है बलजीत चंद्रवंशी के साथ ये लोग साधारण लोग नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से राजकीय राजधानी के अभिजातों के बेटे थे। अपनी दुनिया में वे वही थे जो दूसरों को धमकाते थे। वे अपने क्रोध को कभी नहीं निगलते थे। जाओ, इस बव्वे को सबक सिखाओ। मैं इसके पैर तोड़ना चाहता हूँ। सलमान जावेरी ठंडे स्वर में चिल्लाए। चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो। सलमान जावेरी के पास 5-6 गार्ड थे। वे सभी उछल पड़े और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। छोटे बव्वा, तुमने हमारे युवा मास्टर को नाराज करने की हिम्मत की। तुमने भालू का दिल और तेंदुए की हिम्मत खाई होगी। जब गार्डों ने बात समाप्त की तो वे बुरी तरह से हंसे। उन्होंने कहा, क्या वो बलजीत चंद्रवंशी, सलमान जावेरी और अन्य नहीं हैं? वे सभी इंपीरियल कैपिटल में युवा स्वामी हैं। वो युवक कौन है? वह आश्चर्यजनक रूप से उनके साथ झगड़े में पड़ गया। ये परेशानी भरा होने वाला है। उसे आधी पीट पीट कर मार डाला जाएगा। देखने वाले इशारा कर रहे थे और रुद्रसेन को दया से देख रहे थे। सलमान जावेरी, बलजीत चंद्रवंशी और अन्य लोग रुद्रसेन को देखकर ठंडे भाव से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन 5 या 6 गार्डों के हमलों का सामना कर सकते हैं। भले ही गार्ड विशेष रूप से मजबूत नहीं थे, फिर भी वे 5वीं आकाशीय परत के साधक थे। रुद्रसेन ऐसा लग रहा था जैसे वे केवल 16 या 17 वर्ष का था। वे कितना मजबूत हो सकता है? तुम सिर्फ एक प्रेरक दल हो, तुम्हारी इतनी उग्र होने की हिम्मत कैसे हुई?
आगे बढ़ते हुए रुद्रसेन की आंखें ठंडी हो गईं। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। इसके बाद थप्पड़ मारने की आवाज आई। आ! दयनीय चीखें गूंज उठीं, जबकि आंकड़े एक के बाद एक उड़ गए। सलमान जावेरी के सभी गार्ड रुद्रसेन के थप्पड़ से उड़ते हुए भेजे गए थे। वे जमीन पर गिर पड़े। रुद्रसेन के थप्पड़ों से उनके चेहरे लगभग विकृत हो गए थे। वे अपना सिर गले लगाए और दर्द से चिल्लाने लगे। वे युवक इतना मजबूत है? कई लोग चौंक गए। बलजीत चंद्रवंशी ने कहा, वह छोटा बच्चा काफी मजबूत है, यहां तक कि मुझे भी उनके हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बलजीत चंद्रवंशी 7वीं आकाशीय परत पर थे। बलजीत चंद्रवंशी की बातें सुनकर सलमान जावेरी ने कहा, वह छोटा बच्चा कम से कम 8वीं या 9वीं आकाशीय परत पर है। चलो एक साथ हमला करते हैं और उस छोटे बव्वा को अपंग करते हैं। आइए उसे हमें ठेस पहुंचाने के परिणाम दिखाएं। अन्य युवा स्वामी सभी के चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। बूम, बूम। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, सलमान जावेरी और अन्य लोग तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। वे सभी मार्शल मास्टर दायरे की 7वीं या 8वीं आकाशीय परत पर थे। वे कमजोर नहीं थे, लेकिन रुद्रसेन की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। रुद्रसेन की आंखें ठंडी थी। वह आगे बढ़ा और लगातार 5 बार मुक्का मारा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। प्रभाव की 5 मंद आवाजें सुनी जा सकती थीं। क्रैक, क्रैक। फिर हड्डियों के टूटने की आवाज एक के बाद एक सुनाई दे रही थी। 5 आकृतियां उनके तार कटे हुए पतंगों की तरह उड़ते हुए भेजी गई थीं। वे सभी जमीन पर गिर पड़े। आह, मेरी बांह! सलमान जावेरी, बलजीत चंद्रवंशी और अन्य लोगों ने अपनी बाहों को गले लगाया। रुद्रसेन ने उनके हाथ तोड़ दिए थे जब रुद्रसेन ने उन्हें मुक्का मारा था। कई लोगों ने रुद्रसेन को सदमे में देखा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रसेन इतने मजबूत होंगे। वो एक ही मुक्के से किसी व्यक्ति को अपंग कर सकता था। सलमान जावेरी और अन्य भी कमजोर नहीं थे। मार्शल मास्टर क्षेत्र की 7वीं या 8वीं आकाशीय परत पहले से ही काफी मजबूत मानी जाती थी। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप उकसा सकते हैं। अगर अगली बार ऐसा होता है तो मैं सिर्फ आपकी बाहें नहीं तोड़ूंगा, मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा। रुद्रसेन ने सलमान जावेरी, बलजीत चंद्रवंशी और अन्य लोगों को ठंडे स्वर में देखा। इस समय ये लोग डर से भरी निगाहों से रुद्रसेन की ओर देख रहे थे, इस डर से कि कहीं रुद्रसेन उन्हें मार न डालेंगे। रुद्रसेन इन लोगों पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी थे। वो मुड़ा और एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट की दिशा में चला गया। आसपास के लोगों ने जल्दी से रुद्रसेन के लिए एक रास्ता खोल दिया। रुद्रसेन की आकृति जल्द ही रात में गायब हो गई। आप वापस आ गए हैं? आपको कैसे मिला? फायर किलिन ने पूछा कि उसने रुद्रसेन को लौटते देखा। मैंने वास्तव में इस बार इसे समृद्ध बनाया। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 10 बोतलें 2.32 बिलियन में बेची गईं। रुद्रसेन ने कहा, यह लगभग उसी कीमत के बारे में है जिसकी मुझे उम्मीद थी। एक प्राचीन दिव्य कीमिया नुस्खे से गढ़ा गया बॉडी टेम्परिंग लिक्विड उस कीमत के लायक है। रुद्रसेन ने आलोक सिन्हा के बारे में सोचा और कहा, कोई आपसे मदद मांगना चाहता है। मुझसे मदद मांगे? फायर किलिन हैरान था। ये कौन है? क्या बात है? ये जेंटलमैन सिटी के सिटी लॉर्ड आलोक सिन्हा है। इसके बाद रुद्रसेन ने आलोक सिन्हा के अनुरोध और आलोक सिन्हा और रुओशी के बीच की कहानी के बारे में बताया था। उन्होंने अग्नि किलिन से यह भी कहा कि आलोक सिन्हा उन्हें पुरस्कार के रूप में एक प्राचीन दिव्य क्षमता देंगे। रुद्रसेन ने फायर किलिन पर 100% भरोसा किया, इसलिए उन्होंने इससे कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने कहा, आलोक सिन्हा काफी उदार हैं। रुओशी नाम की वो महिला 100 साल तक जीवित रहने में कामयाब रही, लेकिन उस दौरान उसका शरीर बिगड़ने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आत्मा मर रही थी। साधारण जीवन सतत गोलियां शरीर की रक्षा कर सकती हैं, लेकिन वे आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती हैं। फायर किलिन ने शांति से कहा। रुद्रसेन ने कहा, ऐसा लगता है कि आपने कोई रास्ता सोचा है। चूंकि ऐसा है तो आलोक सिन्हा की मदद करें। मुझे आलोक सिन्हा से कोई संबंध नहीं है, मैं उसकी मदद क्यों करूं? फायर किलिन ने अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने ट्वीट किया, आलोक सिन्हा जेंटलमैन सिटी के सिटी लॉर्ड है। उसके पास बहुत सारा खजाना होना चाहिए। आप उससे इनाम मांग सकते हैं। ये एक जीत की स्थिति है। रुद्रसेन ने कहा, यह अच्छा सुझाव है। फायर किलिन कमरे के चारों ओर घूमता रहा और कहा, लाइफ कंटिन्यूइंग पिल्स को गढ़ना मुश्किल नहीं है। वे सिर्फ पृथ्वी स्तरीय गोलियां हैं। रुद्रसेन अवाक रह गए। पृथ्वी स्तरीय गोलियों को गढ़ना मुश्किल नहीं है? पूर्वी प्रांत में पृथ्वी स्तरीय कीमियाकारों का उच्च स्थान था।
यहाँ तक कि प्राचीन शक्तियां भी उन्हें सम्मान के अतिथि के रूप में मानती थीं। फायर किलिन ने शेखी बघारना जारी रखा। अतीत में मैं उन्हें सेकंडों में गढ़ सकता था, लेकिन अब मेरे पास कोई देवीय शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता। रुद्रसेन अवाक रह गए। आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन आपके पास अभी भी कोई समाधान नहीं है। मैं इसे गढ़ नहीं सकता, लेकिन आप गढ़ सकते हैं। मेरे पास यहाँ एक रहस्यमयी आकाश की रक्षा करने वाली आत्मा गोली है। ये 5 साल तक आपकी आत्मा की रक्षा कर सकता है। आलोक सिन्हा को दे दो। यदि आप 5 साल के भीतर अर्थ टियर कीमियाकार बन जाते हैं तो मैं आपको प्राचीन जीवन सतत गोली का नुस्खा दूंगा। यदि आप अर्थ टियर कीमियाकार नहीं बन सकते हैं तो देवता भी उस महिला को नहीं बचा पाएंगे। फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने कहा, यदि आप इसे रिफाइन नहीं कर सकते तो आप किसी अन्य कीमियाकार को इममेमोरियल लाइफ कंटिन्यूइंग पिल का नुस्खा देकर आलोक सिन्हा को दे सकते हैं। फायर किलिन ने उपहास किया और कहा, यदि मैंने वास्तव में ऐसा किया तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? हम दोनों जल्द ही 2 ठंडी लाशों में बदल जाएंगे। अब जबकि मैंने अपनी देवीय शक्ति खो दी है, तो क्या आपको लगता है कि यदि ये उजागर हो जाता है तो हम दिव्य कीमियाकार की विरासत की रक्षा करने में सक्षम होंगे? रुद्रसेन ने एक पल के लिए सोचा। वास्तव में जैसा कि फायर किलिन ने कहा था, उन्होंने समस्या को बहुत सरलता से सोचा था। रुद्रसेन ने कहा, मैंने समस्या को कम करके आका। फायर किलिन ने कहा, आप अभी युवा हैं, इसलिए यह सामान्य है कि आप कई चीजों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ये गोली कल आलोक सिन्हा को दे दो। फायर किलिन ने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और रुद्रसेन को दे दी। रुद्रसेन ने बोतल खोली तो उसमें एक गोली मिली। ये मिस्टीरियस स्काई प्रोटेक्टिंग स्पिरिट गोली थी जिसका उल्लेख फायर किलिन ने किया था। रुद्रसेन ने गोली दूर रख दी। आपने नीलामी में इतने सारे सोने के सिक्कों से क्या खरीदा? है मिस्टीरियस स्काई संप्रदाय का गुप्त मैनुअल। रुद्रसेन मुस्कुराए और मैनुअल निकाला। मैंने पहले भी इस संप्रदाय के बारे में सुना है। हालांकि ये सबसे अच्छी आध्यात्मिक सरणी विरासत नहीं है, फिर भी ये निष्क्रिय है। एक आध्यात्मिक सरणी विरासत एक कीमियाकार की विरासत की तरह है। ऐसी विरासत प्राप्त करना बहुत कठिन है। फायर किलिन ने कहा, अपने सामान को संजोएं। ये कल्टीवेटर्स की दुनिया में जीवित रहने का नियम है, क्योंकि एक विरासत एक बल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये विरासत केवल उनके अपने लोगों के हाथों में हो सकती है और इन्हें फैलाया नहीं जा सकता है। एक बार जब ये फैल गया तो ये अपनी सेना के लिए एक बड़ा झटका होगा। रुद्रसेन उस रात नहीं सोए। उन्होंने मिस्टीरियस स्काई संप्रदाय के गुप्त मैनुअल में दर्ज मामले को देखना शुरू किया। इन सामग्रियों में आध्यात्मिक सरणी साधना तकनीकों का एक पूरा सेट शामिल था, बुनियादी सरणियों से लेकर विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक सरणी तकनीकों तक। रिकॉर्ड बहुत विस्तृत थे। रुद्रसेन ने मैनुअल में दर्ज बुनियादी सरणियों का अभ्यास करना शुरू किया। बहुत से लोगों ने आध्यात्मिक सरणी तकनीकों को प्राथमिकता दी क्योंकि वे आक्रामक थी, जैसे कि उलझन तकनीक प्रतिद्वंद्वी के शरीर को उलझा सकती है और फायरबॉल तकनीक प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए आग के गोले छोड़ सकती है। लेकिन रुद्रसेन को बुनियादी सरणियां सबसे ज्यादा पसंद थी। हालांकि युद्ध की प्रक्रिया में बुनियादी सरणियों का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब वे एक अकल्पनीय भूमिका निभा सकते थे। सबसे पहले बुनियादी सरणियां एक स्पिरिट एरे मास्टर की नींव थी। दूसरे, फॉलन मून सिटी की लड़ाई के दौरान रुद्रसेन ने 3 बुनियादी सरणियां स्थापित की थी। उन्होंने न केवल ऑर्क साम्राज्य की 4 लाख मजबूत सेना को एक दिन और एक रात के लिए विलंबित किया, बल्कि उन्होंने हजारों ऑर्क सैनिकों को भी मार डाला। इससे बुनियादी सरणियों की शक्ति देखी जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।